हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीक्यू स्टडी ग्रुप चैनल। फ्रेंड्स, एक बार हम फिर से आपके लिए नीट के प्रश्न और उनके आंसर लेके एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग सभी जानते हैं कि नीट की परीक्षा की डेट लगभग फाइनल हो चुकी है और बहुत कम समय बचा है आप लोगों के पास। तो आप लोग पीक्यू स्टडी ग्रुप चैनल से जुड़े रहें और नीट और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी फ्रेंड्स करते रहें। तो यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स अपना पहला प्रश्न। देखते हैं यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। एक व्यक्ति जो ए बी रुधिर वर्ग का है, आवश्यकता पड़ने पर वह रुधिर इन वर्गों से प्राप्त कर सकता है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है, एक व्यक्ति जिसका रुधिर वर्ग ए बी है, तो अगर उसे ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो आवश्यकता पड़ने पर वह रुधिर किन किन वर्गों से प्राप्त कर सकता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला केवल ए बी से, दूसरा केवल ओ से, तीसरा ऑप्शन ए व बी दोनों से, और चौथा ए और बी और ए बी व ओ सभी से। तो बताइए फ्रेंड्स आप लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पे है एक व्यक्ति जो ए बी रुधिर वर्ग का है, तो जैसा कि शायद आपने पढ़ा होगा कि ए बी रुधिर वर्ग का जो व्यक्ति है वो ए ब्लड ग्रुप से भी ब्लड को ले सकता है और बी ब्लड ग्रुप से भी ब्लड को ले सकता है और ए बी ब्लड ग्रुप से भी ब्लड को ले सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। और साथ में जैसा कि आप जानते हैं आप लोग कि ओ तो सर्वदाता है, यूनिवर्सल डोनर जिसे बोला जाता है, तो ये सभी को अपना जो ब्लड है वो दे सकता है। तो ए बी चूँकि सर्वग्राही है, यूनिवर्सल रिसेप्टर, तो इसलिए ए बी वर्ग का जो रुधिर वर्ग का व्यक्ति है वो ए बी और ओ सभी से ब्लड को ले सकता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल रिसीवर भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर 4, ए बी और बा ओ सभी से। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप लोग इन प्रश्नों में ज़रूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में कि आपने यहाँ पे कितने प्रश्नों को सही हल किया है, जिससे आप भी अपने स्कोर को जान सकें और परीक्षा की ठीक प्रकार से तैयारी कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे श्वेत रक्त कणिकाओं में सर्वाधिक प्रतिशत होता है। पहला न्यूट्रोफिल का, दूसरा ईओसिनोफिल का, तीसरा बेसोफिल का और चौथा लिम्फोसाइट का। तो बताइए फ्रेंड्स आप लोग, श्वेत रक्त कणिकाओं में सर्वाधिक प्रतिशत किसका होता है? तो देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि श्वेत रक्त कणिकाओं में जो सर्वाधिक प्रतिशत होता है वो हमारा होता है न्यूट्रोफिल्स का। जो न्यूट्रोफिल सेल्स होती हैं उनका प्रतिशत होता है 60 से 70%। ठीक है फ्रेंड्स। और जो ईओसिनोफिल होता है, जी हाँ फ्रेंड, ईओसिनोफिल्स इसका होता है वाइट ब्लड सेल में परसेंटेज 1 से 6%, 1 से 6%। ठीक है फ्रेंड। और जो बेसोफिल है इसका प्रतिशत होता है सबसे कम, 0 से 1%। ठीक है फ्रेंड। और जो लिम्फोसाइट सेल है हमारी, जो लिम्फोसाइट सेल है उनका प्रतिशत होता है 20 से 30%, 20 से 30%। यहाँ लिख देते हैं 20 से 30 के बीच लिम्फोसाइट सेल का प्रतिशत होता है। तो श्वेत रक्त कणिकाओं में सर्वाधिक प्रतिशत आपको यहाँ पे बताना है। तो श्वेत रक्त कणिकाओं में देखिए सर्वाधिक प्रतिशत किसका होता है? न्यूट्रोफिल सेल का 60 से 70%, जबकि ईओसिनोफिल का 1 से 6%, बेसोफिल का 0 से 1% और लिम्फोसाइट सेल का है 20 से 30%। ठीक है फ्रेंड। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन जो है वो पहला सही हो जाता है, न्यूट्रोफिल सेल्स का में श्वेत रक्त कणिकाओं में सर्वाधिक प्रतिशत होता है। बढ़ते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, हाईलाइट बोन का आकार है। आपको बताना है फ्रेंड हाईलाइट बोन का आकार क्या है? बाई शेप्ड, यू शेप्ड, बी शेप्ड या एस शेप्ड। तो बताइए फ्रेंड, जो हाईलाइट बोन है देखिए जो थाइमस ग्लैंड के ऊपर स्थित होती है हाईलाइट बोन, तो हाईलाइट बोन का आकार क्या होता है? यू शेप्ड का। क्या आकार होता है? जो थाइमस ग्लैंड के ऊपर स्थित होती है हाईलाइट बोन, उसका आकार होता है यू शेप्ड। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ट्रैकिया स्थित होता है
जो ट्रैकिया पार्ट है हमारा वो स्थित होता है पहला थाइमस ग्लैंड के नीचे, दूसरा थाइमस ग्लैंड के ठीक ऊपर, तीसरा फेफड़ों के नीचे, या चौथा फेफड़ों के बीच में। बताइए फ्रेंड्स आप लोग, ट्रैकिया जो है वो पार्ट किस में स्थित होता है? तो देखिए ट्रैकिया जो स्थित होता है वो हमारा होता है थाइमस ग्लैंड के ठीक नीचे। किसके नीचे? थाइमस ग्लैंड के ठीक नीचे होता है ट्रैकिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कंधे शोल्डर्स की मसल है। आपको बताना है फ्रेंड, कंधे शोल्डर की मसल का नाम बताना है। पहला रेक्टस फेमरस मसल्स, दूसरा बाइसेप्स, हाँ जी बाइसेप्स चियल्स मसल्स, तीसरा डेल्टॉइड मसल, और चौथा ऑर्बिकुलेरिस ऑरिस मसल। तो बताइए फ्रेंड्स आप लोग, निम्न में से कंधे शोल्डर की मसल कौन सी है? तो बता दें, देखिए आपको फ्रेंड्स, तो रेक्टस फेमरिस मसल जो है, रेक्टस फेमरिस मसल ये होती है हमारी जांग में, थाइजिज में, ठीक है फ्रेंड। और बाइसेप्स ब्रैचियलिस मसल्स जो है, तो ये कहाँ होती है बताइए? ऊपरी हाथ में, कोहनी से ऊपर, ऊपरी हाथ में, ठीक है फ्रेंड। और डेल्टाइड मसल कहाँ होती है? डेल्टाइड मसल होती है फ्रेंड कंधे में। और ऑर्बिकुलेरिस ऑरिस मसल कहाँ होती है फ्रेंड? ऑर्बिकुलेरिस ऑरिस मसल। तो ऑर्बिकुलेरिस ऑरिस मसल जो होती है वो हमारे जो ओंठ होते हैं उसके चारों ओर की जो मसल्स होती हैं वो ऑर्बिकुलेरिस ऑरिस मसल होती हैं, मुंह के पास, ओंठों के निकट, ओंठों के आसपास की जो मसल होती हैं, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स, उसके चारों ओर का जो एरिया होता है वो ऑर्बिकुलेरिस ऑरिस मसल्स का होता है, जो हमें मुंह खोलने और बंद करने में सहायक होता है। ठीक है फ्रेंड, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो शोल्डर की मसल्स पूछी गई है फ्रेंड, वो आता है हमारा डेल्टाइड मसल। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, डेल्टाइड मसल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड। जी, डेल्टाइड ये कंधे की मांसपेशी निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त करना चाहिए। तो आपको बता दें फ्रेंड, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए किसका? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या अवतल लेंस का। तो बताइए फ्रेंड्स आप लोग कि जो निकट दृष्टि दोष है उसके लिए चश्मे में किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो देखिए फ्रेंड, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो होता है अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के निवारण के लिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, अवतल लेंस। ठीक है फ्रेंड, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, सिलेली मसल्स का मुख्य कार्य है। पहला, प्रतिबिंब का रेटिना के पीछे बनना, रेटिना को आगे खिसकाना, लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करना, या आँख को बाएं व दाएं देखने में मदद करना। तो देखिए फ्रेंड, सिलेली मसल का जो मुख्य कार्य होता है वो लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करना है, जिसके कारण अगर दूर दृष्टि दोष का व्यक्ति है तो लेंस जो है अपनी वक्रता को घटा और बढ़ा के फोकस दूरी में परिवर्तन करके प्रतिबिंब को ठीक रेटिना पे फोकस कर देता है, जिसके कारण हम आँख द्वारा देख पाते हैं। तो ठीक है, उत्तल लेंस या अवतल लेंस दोनों में काम करता है ये सिलेरी मसल्स, लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करके। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, पैरासिम्पैथेटिक या परानुकंपी उद्दीपन के प्रभाव में मनुष्य के हृदय गति घट जाएगी। पहला ऑप्शन, हृदय गति बढ़ जाएगी, हृदय गति रुक जाएगी, सामान्य रूप से कार्य करती रहेगी। तो देखिए फ्रेंड, पैरासिम्पैथेटिक या परानुकंपी उद्दीपन के प्रभाव में मनुष्य के हृदय की जो है वो हृदय गति पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूछ रहा है आपको।
तो पैरासिम्पैथेटिक या परानुकंपी उद्दीपन जो है वो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के प्रभाव से उत्पन्न होता है। तो इसमें देखिए फ्रेंड, हृदय गति जो है वो हमारी क्या हो जाती है, घट जाती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट, हृदय गति घट जाएगी। पहला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। जी हाँ फ्रेंड, हृदय गति घट जाएगी। बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शुक्राणुओं का प्रमुख संग्रह अंग है, पहला वृषण, दूसरा अधिवृषण, तीसरा शुक्रवाहिका या चौथा शुक्राशय। तो शुक्राणुओं का प्रमुख संग्रह अंग जो है आपको बताना है। तो शुक्राणुओं का देखिए प्रमुख संग्रह अंग में आपको वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिका या शुक्राशय। तो शुक्राणुओं का प्रमुख संग्रह अंग है वो है शुक्राशय। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जी, शुक्राशय। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। जीवधारियों का वह समूह जो प्रकृति में परस्पर संकरण द्वारा संतान उत्पन्न करता है कहते हैं। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार प्रश्न को। जीवधारियों का वह समूह जो प्रकृति में परस्पर संकरण द्वारा संतान उत्पन्न करता है उसे कहते हैं। देखिए फ्रेंड, जीवधारियों को वह समूह जो प्रकृति में परस्पर संकरण द्वारा संतान उत्पन्न करता है। 4 ऑप्शन आपके पास, पहला समष्टि, दूसरा जीव, तीसरा जैव समुदाय या चौथा जाति। तो देखिए यहाँ पे हमारी जाति हो जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जाति वह है जिसके कारण प्रकृति में परस्पर संकरण द्वारा जीवों का उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जाति इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसके शरीर का मस्तिष्क भार अनुपात सबसे कम है? आपको बताना फ्रेंड, किसके शरीर का मस्तिष्क भार अनुपात सबसे कम होता है। पहला मानव का, दूसरा भेड़िए का, तीसरा चिंपैंजी का, चौथा चूहे का। तो यहाँ आपको बताना है मस्तिष्क और भार का अनुपात, कि किसके शरीर का मस्तिष्क भार अनुपात सबसे कम होता है। तो शरीर के भार के अनुसार मस्तिष्क का जो वेट है वो सबसे कम होता है। ये मस्तिष्क और भार का, बॉडी का, मस्तिष्क का भार बटे बॉडी का भार जिसमें सबसे कम होगा वो आपको बताना है। तो वो हो जाता है चूहा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चूहे की बॉडी भी लगभग कम होती है ऊपर तीनों ऑप्शन के मुकाबले, और ब्रेन भी लगभग छोटा ही होता है। बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। डिसेंट ऑफ मैन पुस्तक लिखी, पहला चार्ल्स डार्विन ने, दूसरा रॉबर्ट कोच ने, तीसरा रॉबर्ट हुक ने और चौथा अरिस्टो ने। तो बताइए फ्रेंड्स आप लोग, डिसेंट ऑफ मैन पुस्तक किसने लिखी थी? तो डिसेंट ऑफ मैन पुस्तक लिखी चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सुरक्षित भंडारण हेतु खाद्यान्नों में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? आपको बताना है। पहला 14% से कम, दूसरा 14% से अधिक, तीसरा 16 से 18% के बीच और चौथा 19 से 22% के बीच। तो सुरक्षित भंडारण हेतु खाद्यान्नों में जो नमी की मात्रा है वो होनी चाहिए हमारी 14% से कम। और 14% से ज़्यादा अगर नमी होती है उसमें तो फ्रेंड्स उसमें कीड़े लग जाते हैं, और कीड़ों के द्वारा कई तरह की गैसें उत्पन्न होती हैं जो पॉल्यूशन भी फैलाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सुरक्षित भंडारण हेतु खाद्यान्नों में नमी की मात्रा होनी चाहिए 14% से कम। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। पास्तुरीकरण से संरक्षित करते हैं, पहला दूध को, दूध व मछली को, तीसरा खाद्य पदार्थों को और चौथा दूध व मक्खन को। तो पाश्चुरीकरण, पैस्चराइजेशन से संरक्षित करते हैं। तो देखिए दूध को भी संरक्षित करते हैं, मछली को फिलहाल संरक्षित नहीं करते पाश्चराइजेशन से, खाद्य पदार्थों को भी करते हैं और दूध व मक्खन को। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन दिया गया है वो दूध और मक्खन, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है तो दूध और मक्खन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है, पहला मक्खी, दूसरा टिड्डा, तीसरा चूहा और चौथा मादा एनोफिलीज मच्छर। तो बताइए फ्रेंड आप लोग, मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक इनमें से क्या है? तो देखिए मलेरिया रोग के जो परजीवी का वाहक है वो है हमारा मादा एनोफिलीज मच्छर। ठीक है, और फ्रेंड आपको पता होगा मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। ठीक है, मादा एनोफिलीज मच्छर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चिकन पॉक्स छोटी माता रोग होता है, पहला बैरिसेला जोस्टर वायरस से, दूसरा पॉक्स वायरस से, तीसरा बैक्टीरियल डिजीज से या चौथा इन्फ्लुएंजा से। तो बताइए फ्रेंड्स आप लोग, चिकन पॉक्स छोटी माता रोग किससे होता है?
देखिए चिकन पॉक्स छोटी माता जो रोग होता है हमारा, वो होता है बैरिसेला जोस्टर वायरस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, बैरिसेला जोस्टर वायरस। बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, यूकेरियोटिक सेल में राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? फ्रेंड आपको बताना है कि यूकेरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनमें राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें जीव और पादप जगत के प्राणी आते हैं। तो यूकेरियोटिक सेल में राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। तो यूकेरियोटिक सेल में जो पादप हैं वो राइबोसोम जो हैं वो 80 प्रकार के होते हैं, 80। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, 80। जी हाँ फ्रेंड, 80। 4 ऑप्शन थे आपके पास, 70, 80, 90 या 110। तो यूकेरियोटिक सेल में राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? 80 प्रकार के, 80 प्रकार के। ठीक है फ्रेंड, बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कवकों का अध्ययन किया जाता है, पहला फाइकोलॉजी में, दूसरा माइकोलॉजी में, तीसरा सोनोलॉजी में, ये चौथा वायरोलॉजी में। तो बताने कवकों का अध्ययन किया जाता है। कवकों का अध्ययन देखिए किया जाता है माइकोलॉजी में। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, माइकोलॉजी। और फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है शैवालों का। और सोनोलॉजी में आप लोग जानते हैं जो अल्ट्रासाउंड आता है सोनोलॉजी में। इसके अंतर्गत विभिन्न रोगों की जांच जो है वो सोनोलॉजी में की जाती है। विभिन्न रोगों की जांच में सोनोलॉजी हमारी सहायक होती है। और वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी में वायरस का। ठीक है फ्रेंड, बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे हमारा क्या सही हो जाता है? कवकों का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, मालवेसी कुल के प्रमुख पौधे हैं, पहला मूली व शलजम, दूसरा बबूल व छुईमुई, तीसरा कपास और भिंडी, और चौथा स्ट्रॉबेरी और सेब। तो मालवेसी कुल के प्रमुख पौधे बताने हैं फ्रेंड्स आपको। तो मालवेसी कुल में हमारे आते हैं कपास और भिंडी। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, कपास और भिंडी जो है वो मालवेसी कुल के प्रमुख पौधे हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, कपास भिंडी। बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, भूमिगत तने प्रकंद राइजोम तने के रूपांतरण का उदाहरण है। जो भूमिगत तने होते हैं उनमें प्रकंद जो है राइजोम तने के रूपांतरण का उदाहरण इनमें से बताना है। पहला आलू, दूसरा प्याज, तीसरा बंडा, चौथा हल्दी। तो बताइए फ्रेंड आप, भूमिगत तने प्रकंद राइजोम तने के रूपांतरण का उदाहरण इनमें से कौन है? तो इनमें से हल्दी जो है वो भूमिगत तने प्रकंद राइजोम का उदाहरण है। इसमें हल्दी और अदरक भी आती है। ठीक है फ्रेंड, हल्दी और अदरक। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यहाँ हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है, हल्दी। देखते हैं अगला प्रश्न, लीवर फ्लूक इस संघ के प्राणी हैं, पहला सीलेंट्रेटा संघ, दूसरा पोरीफेरा संघ, तीसरा प्लेटी हेलमिंथी संघ, और चौथा एस्केला हेलमिंथी संघ। तो लीवर फ्लूक आपने वो बताना है। लीवर फ्लूक और फीता कृमि ये सब आते हैं अपने प्लेटी हेलमिंथी संघ में। किस में आते हैं? लीवर फ्लूक, फीता कृमि जैसे जीव प्लेटी हेलमिंथी संघ में। प्लेटी हेलमिंथी संघ, इनमें फीता कृमि भी आता है फ्रेंड। लीवर फ्लूक और फीता कृमि जैसे जीव प्लेटी हेलमिंथी संघ में आते हैं। बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रुधिर कम होता है लगभग। आपको बताना है महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रुधिर कम होता है लगभग। तो महिलाओं में चूँकि पुरुषों की तुलना में रुधिर की मात्रा कम होती है, कितना आपको बताना है? पहला आधा लीटर, दूसरा 1/3 लीटर, चौथा 1/4 लीटर, या चौथा ऑप्शन है 0.75 लीटर। तो महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रुधिर कम होता है लगभग आधा लीटर। तो यहाँ हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, आधा लीटर। बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मूत्राशय अनुपस्थित रहता है, पहला मछलियों में, दूसरा मानवों में, तीसरा बंदरों में, और चौथा पक्षियों में। तो बताइए फ्रेंड्स आप लोग, मूत्राशय जो है वो अनुपस्थित रहता है किसमें? तो मूत्राशय जो अनुपस्थित होता है
वो होता है हमारा पक्षियों में। किसमें होता है? पक्षियों में अनुपस्थित होता है मूत्रा से। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, पक्षियों में। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हमारे ये प्रश्न फ्रेंड समाप्त हो जाते हैं। तो आप लोग हमारे PQ स्टडी ग्रुप चैनल से जुड़े रहें और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रहें। और फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और मित्रों में से शेयर करें। और साथ ही घंटे की बेल आइकन बटन को आप लोग प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।